बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फिज़िक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। इलेक्ट्रो इज़ मीन्ड फॉर सम सॉर्ट ऑफ द चार्जेस एंड स्टैटिस्टिक्स मीन इमूवेबल, जो हों, जो रुके हुए हों किसी एक जगह पर। तो ऐसे चार्जेस जो रुके हुए हों तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है या उनका जो भी बिहेवियर होगा, हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉट द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो एक कैलकुलेशन बेस्ड डाटा और वो अलग ब्रांच आ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम्म। स्टैटिक मीन द समथिंग विच इज़ नॉट मूवेबल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होगा? जो ऐसे चार्जेस जो कि मूव ना करते हों उनके दरमियान। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको इसके रिलेटेड या इस चैप्टर के रिलेटेड जो है वो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू में ये है कि हम बेटे जो नाइन्थ टेंथ और बेसिक्स में आपने पढ़ा है, मतलब एसएससी एग्ज़ाम तक, उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि कूलम्स लॉ एक कॉमनली पढ़ा जाता है। ठीक है, कूलम्स लॉ हम यहाँ भी यस। रिपीट करेंगे। और उसके बाद फिर उसी कूलम्स लॉ की जो है ना एप्लीकेशन हो जाती हैं ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द मीडिया। ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके बाद यानी कि अगर वो मीडियम एयर है तो क्या होगा, एडियम के अलावा पेपर रखा हुआ है आपने, कोई मेटल रखी हुई है तो क्या इफ़ेक्ट आएगा उस पर, ये पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब वो जो चार्ज होता है उसके अराउंड बनने वाला जो फील्ड है वो क्या चीज़ है, इस पे आपकी एक लंबी सी बहस होगी। फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन कि उस फील्ड की शिद्दत क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये क्या चीज़ होती है। दूसरा, हम एक और चीज़ भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं थ्रू द लाइंस by drawing some sort of the lines emitting from the positive charge and inserting into the negative one। तो ये पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने वाली लाइंस के बारे में हम देखेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक तरह का आपका क्या कहें इसको कि इंटरफेस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फिर उसके बाद हम्म। हम इसी में आगे जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है, यानी कि वो फील्ड जो एक स्टैटिक चार्ज के अराउंड बनता है, उसके साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन के बाद उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ क्या कहते हैं एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सर, इलेक्ट्रोस्टैट ये जी तो मतलब आप मुझे वैसे हाँ इंट्रोडक्टरी हाँ चीजें दे रहे हैं जी ना। जी अगर मुझे थोड़ी सी ये चीजें नहीं समझ आ रही या हम्म मतलब मेरा माइंड उन पे हम्म फोकस नहीं कर पा रहा, तो हम्म इज इट ऑल राइट? आपका माइंड किधर है जो फोकस नहीं कर पा रहा? सर नहीं, मतलब मुझे समझ आ रही है पर मैं बीच बीच में जोन आउट कर जाती हूँ। जोन आउट आपके भेजे में कुछ और चल रहा है ना, तभी जोन आउट कर रही हैं आप। हाँ, सर मेरे भेजे में अभी तो कुछ नहीं चल रहा वैसे। पड़ोस में कुछ चल रहा है। नहीं सर, कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा सर, आप बोले, मैं सुनती हूँ ना। हाँ, अब ये नहीं है कि सर रोज़ाना 1 GB का लेक्चर अपलोड किया करें रिकॉर्डिंग का, फिर आप दूसरे दिन फिर बैठ के 20-25 मिनट फिर वेस्ट किया करें। हाँ, तो एक ही टाइम पे सुन लेते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं। और देखो, जो चीज़ यस सर। आपको यहाँ समझ आएगी ना बच्चे, वो रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आएगी। उसकी लॉजिक है कि अब यहाँ मुझे क्रॉस टॉक फुल अटेंटिव होकर जब सुन रही होंगी तो यकीनन कुछ क्रॉस आपके माइंड में आ रही होंगी चीज़ें। तो वो आप अभी से क्लियर कर लोगे, जब आप दोबारा सुनोगे वो लेक्चर तो आपके लिए अच्छा होगा मेरे ख्याल से। तो यस। ठीक है, हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कुछ लॉज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के हवाले से, जिसमें एक गाज लॉ भी है जिसने गाजियन सरफेसेस के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है वो किस किस जगह तक इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, मतलब एक चार्ज के अराउंड। और इसके अलावा अगर सरफेसेस की नोयत चेंज हो जाए, यानी सिलेंड्रिकल हो जाए, पेपर की शक्ल में हो जाए, तो उस टाइम पे उसके साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं लेकिन मच इम्पॉर्टेंट है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर के अंदर ना हम कैपेसिटर को पढ़ते हैं, जो स्टोरिंग चार्जेस होता है बेसिकली। स्टैटिक चार्ज जो है ना वो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होते हैं, तो उसके ऊपर जब चार्ज स्टोर होते हैं तो उसकी वजह से उसकी एक प्लेट और दूसरी प्लेट के दरमियान पोटेंशियल से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसकी मतलब क्या स्टेटमेंट है। नूर, एक बात बताओ बच्चे, आपने कहीं माइक ओपन तो नहीं किया हुआ अपना? सर मैंने माइक तो ओपन किया हुआ है।
बच्चे ये एक तो मुझे ना बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माइक के ऊपर कपड़ा साफ रगड़ रहे हों बच्चे, इस तरह की आवाज़ कंटिन्यूअसली आ रही है। सर और वो फैन की आ रही है ना। हाँ, ये बच्चे थोड़ा सा आप वो कर तो मुझे, क्योंकि मैंने हेडफोन लगाया हुआ है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लाउड सुनाई देती है फिर। सर वो हाँ मुझे भी ना अभी कभी बार यहाँ स्मूथ हो पे गया, अभी स्पीकर स्मूथ वाली। हो गया। सर नहीं वो मेरे ख्याल से फैन ही की होगी क्योंकि मेरे यहाँ पे तो कोई बैठा हुआ भी नहीं है। नहीं चलें, बैठा हुआ नहीं है, मेरा कहने का पर्पज़ है किसी और की आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसे ही जैसे हवा चल रही हो या कंटिन्यूसली स्पीकर ओपन होता है तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा माइक भी सेंसिटिव हो जाता है, वो भी दूर की आवाज़ पकड़ रहा होता है ना। तो इस तरह जैसे सर ये फ़ैन या पंखे की होगी मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा चलें, अभी सर क्यों तकरीबन ये थोड़ी अनोइंग सी है तो मैं फिर अभी क्या ठीक है, करूँ। अभी सही है। पता नहीं क्यों ये जब आप खामोश होते हैं शायद उस टाइम पे ज़्यादा ये चीज़ आगे आने लग जाती ऑल राइट। है। चलें मैं अब कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट। तो उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ होती है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है टू स्टोर द चार्ज उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, उसके यूनिट्स क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या सीन होता है कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हो जाएं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हम वो देखेंगे। इसी तरह कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जब आप कैपेसिटर को मोर देन वन कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनकी कैपेसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। फिर पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को देखते हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ जाएंगे। फिर एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है हम ये देखेंगे, ठीक है। यस। ओके। इसके बाद जब आपने ये देखी भी होंगी डीएसएलआर के अंदर एक जो शटर के अंदर फ्लैश लाइट होती है, बिल्कुल जब आप कैप्चर करते हैं कोई स्क्रीन, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि एक लम्हे के लिए लाइट ब्लिंक होती है और फिर ख़त्म हो जाती है ना, जो फ्लैश लाइट होती है। तो वो जो फ्लैश लाइट की ब्लिंकिंग है ना, इनफैक्ट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विद इन द कैमरा। तो ये जो कैमरे के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से फ्लैश ऑफ लाइट एक लम्हे के लिए वो ऑन होती है, तो ये भी बेसिकली एप्लीकेशन सी आ जाती है। तो हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का भी सोर्स पढ़ेंगे और उसको बाकायदा तौर पर समझेंगे कि ये कैसे एक कैपेसिटर चार्ज होता है और कैसे ये जो है ना डिस्चार्ज हो रहा होता है। अब नूर एक चीज़ आप बड़े कान खोल के सुन लें अभी से, आपकी ऑल राइट। सेकंड ईयर की फिज़िक्स उतनी आसान नहीं है जितनी पार्ट वन की थी, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन। मुमकिन है आपको आसान लगे, मैं उसको आसान भी बना दूंगा। द रीज़न बिहाइंड दैट के वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है, मेमोराइज करने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। अगर वो मेमोराइजेशन आपको आसान लगती है तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। सर मुझे मेमोराइजेशन आसान लगती है पर डेरिवेशन से मैं तो भागती बस हूँ वो भाग भाग के। फर्स्ट ईयर में डेरिवेशंस थी, सेकंड ईयर में डेरिवेशन कम है और थ्योरी सबसे तो ज़्यादा है। कर रहे हैं सर ये तो बहुत अच्छी बात है। और तकरीबन हर जगह पे आप जो है ना थ्योरी को बुला बुला कर देखेंगे, डेरिवेशंस टोटल मिला के मुझे लगता है 30 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, मुझे लगता है पूरी बुक में जो लॉन्ग डेरिवेशंस के हैं। ये मेरी पर्सनल सर ये ओपिनियन तो है। बहुत ही अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है ना कि हम्म। इससे ज्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो ठीक है, फिर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ये तो सही वाली बात है। लेकिन फिर जो थ्योरी है ना उसमें बला के कंसेप्ट्स हैं, ऐसे हलवा टाइप नहीं है कि आप बस डायरेक्ट ही कुछ कर लें और सारा कुछ हो जाएगा। पर सर आई फील लाइक डेरिवेशंस तो सबसे इजी होती हैं, तो बिल्कुल ही क्रैमिंग ही टाइप करनी पड़ती है पूरे टाइम। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, जी सर। आज ना मैं अपने रूम में अपना लैपटॉप छोड़ गया और लिड उसका डाउन करके गया, मुझे नहीं पता, शायद कहीं कोई स्वीट गिरी हो, मुमकिन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि गिरी भी है, यानी ऐसा कुछ हुआ हुआ नहीं है सामने। तो मेरे लैपटॉप सर पे क्या चीज गिरी हुई है। मतलब कोई समथिंग स्वीट यार, इन टेस्ट। अब चूंटियां ना मेरे लैपटॉप के अंदर घुसी हैं, बिल्कुल नए अच्छा। वाले लैपटॉप में। और वो मैंने अभी जब लैपटॉप ऑन किया है तो मेरी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं, अब मैं उनको हाथ से हिला रहा हूँ कि इधर उधर हो जाए। हाँ सर ये मैंने 2-3 बार मीम्स देखी हैं, अक्सर औकात पुराने पियानोज नहीं होते। यार एक इतना मैंने पुराना इसी नहीं है किस्म की मेरा ना। लैपटॉप, बहुत अच्छा है नहीं नहीं लेकिन नहीं सर नहीं, वो बच्ची होती है, वो अपना पियानो खोलती होती है ना, तो वो पियानो का आई डोंट नो क्या था, हम्म। उसके अंदर चींटियां थी और वो मतलब उस पे स्क्रीन पे ऐसे ऐसे कर रही थी। और वो हम्म। लाइक लिटरली कुछ मतलब हो ही नहीं रहा था, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं था, मतलब वो हाँ, नीचे मतलब।
तो इस वो तरह ना के कमेंट्स भी आए हुए थे कि ये तो यार मैं ना मतलब बड़ा इट्स हैरान हूँ कि इररेपरेबल। भाई ये घुसी कहाँ से। अब मुझे लग रहा था कि मेरा लैपटॉप बहुत अच्छे से टाइटली बंद है, और फिर अभी लैपटॉप गर्म हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से एक आध निकल भी रही है। वाह। सर मतलब एक तस्वीर भेजिएगा, मतलब अगर स्क्रीन के अंदर है। हाँ तो है ना, एक मिनट ठहरे, मैं उसकी मोबाइल से पिक्चर क्लोज कर वो ले लेता हूँ। पता नहीं अब आपको वो नज़र भी आएंगी कि नहीं। सर ये तो मैंने इतनी बार मतलब ऐसे रील्स वगैरह में देखा है, आपके आप पास खुश हों वाह और मेरे लैपटॉप रियलिटी को आ गया इन्होंने है। कुछ कर देना है, मुझे ये पड़ी हुई है कि ये सर नहीं, ये इतनी फिट बात है वैसे, मतलब वाओ, आई गेस आई मैनिफेस्टेड इन दिस। अब इस टाइम पे मेरे पास तीन चल रही हैं, खैर से वो आपको जूम करके ही देखनी होंगी तभी नज़र आपको आएंगी। लेकिन ये हैं भी छोटे वाली, बड़े वाली भी नहीं है, पर जो भी है इन्होंने मुझे बड़ा वो किया हुआ है, सीधी बात है, परेशान। चूंटियों वाला आपका लैपटॉप हो गया। हाँ मैं हैरान हूँ, पता नहीं इसको, फिर मैंने अभी कोई चीज़ खाने की बाहर रखी है कि ये निकल आए उसकी स्मेल से। दूसरा तो ऑप्शन है नहीं। और सर निकल भी रात रही तक हैं। निकल आएंगी शायद। ये देखें ना, ये निकल भी अच्छा रही मुझे हैं। आई है पिक्चर। सर तो अभी आप इसी लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं? हाँ मैं नए वाले पे ही ले रहा था, क्योंकि ये कूलिंग सर सिस्टम इधर सही है। तो कोई चूंटी नजर ही नहीं आ नहीं रही। इसको जूम करें आपको। सर जू आप जूम हुई हुई तस्वीर भेजें। अच्छा हाँ, बहुत ऐसे नजर आ रही है। दो तो बहुत क्लियर नहीं है पर पता चल हाँ रहा है। हाँ, ये इतनी क्लियर कहाँ होनी है, लेकिन एक छोटी सी सर डॉट की एक ये जैसी लाइन वाली है। है, एक ये है। हाँ हाँ स्क्रीन के अंदर आपके साथ चूतियां भी हाँ पड़ रही हैं, नाइस। तो ये तो उस सही दिन, आपने एजुकेशनल सिस्टम खोला हुआ है। ओए ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है जालिम, क्या हो रहा है। सर तो कौन आपकी कोई वीडियोस नहीं देखेगा, ये वाली कोई ये नहीं मैंने देखेगा प्राइवेट वैसे प्राइवेट वैसे लगाई हुई आपको। हैं, वैसे भी आपको लिस्ट जो शेयर किया वो भी प्राइवेट ही थी। ठीक है। हाँ ना सर, मैंने आपको पहले भी बोला था सर, वो हम्म। वाला भी रिमूव कर देगा, बॉर्न हैप्पी वाली नहीं, बल्कि नहीं वो खैर अभी ना रिमूव करेगा, सेकंड हैंड के बाद कर देगा शाबाश ठीक है, अभी पर उम्मीद है आप। वो। सर नहीं, आपने खुद ही तो कहा था कि हाँ केमिस्ट्री साथ साथ करनी पड़ी होगी। रहे, सही बात है। अच्छा बहरहाल ये दोनों पिक्चर्स के अंदर ये की उस पे भी ये माउस है मेरा, तो उसमें भी हमें भागी पीछे रही हैं। वाह सर, आप ले भी रहे हैं क्लास, हिम्मत है आपकी, मैं तो क्या? लैपटॉप ही अबैंडन कर दूं। नहीं यार वो ऐसी कुछ चीज़ स्वीट गिरा होगा मुझे लगता है, या पता नहीं कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये अंदर घुसी है इधर। सर ये अब मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मैंने अलबत्ता रील्स पे देखा हुआ है इस तरह की चीजें, एक दो बार देखी है और इसी टाइम पीरियड के अराउंड देखी है। शाबाश है। और मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये कर क्या रही हैं और क्यों, इनको मेरा ही लैपटॉप क्यों नहीं सर ये चाहिए। ऐसे लग रहा है जैसे, हम्म। मतलब मुझे ऐसे ही फिजूल ख्वाब आते हैं ना, मतलब फॉर इंस्टेंस मैंने रील में कोई ऐसी चीज देखी होगी, हम्म। तो मुझे ऐसा ही कोई ख्वाब आया होगा कि जी सर के लैपटॉप में चूंटियां घुस गई हैं, क्या? लिटरली ऐसी वाइब आ रही है, ख्वाब वाली वाइब आ रही क्या ये आपने पहले ख्वाब देखा हुआ है? है। क्या हुआ सर? क्या क्या आप क्या कह रही हैं कि आपने ये कोई ख्वाब देखा है ऐसा? नहीं बच्चों सर, मतलब मुझे इसी तरह के फजूल ख्वाब आते हैं ना, मतलब आधी चीज शाबाश, किसी का कहाँ फ़ायदा होते की ना ही और देखना बेचारा। आधी की चीज नहीं सर, मतलब ऐसे मिक्सचर बन के आते हैं ना, तो हम्म। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बंदा कोई ख्वाब ही देख रहा हाँ ये भी ठीक है। अच्छा चलें जी शुरू है। करते हैं यस हम, सर। अब ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग तो हमारी हो ही गई है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। तो बच्चे हमने ओवरऑल क्या देखा है कि हमारे पास जो चैप्टर फिज़िक्स का वन है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है हम स्पेशली जो रुके हुए आपके पास चार्जेस होते हैं हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनकी डिटेल मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, और आप जब इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में ये चैप्टर जो है वो लगेगा। आज का जो है ना चैप्टर का तो पहला टॉपिक जो है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म का हम मतलब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ आएंगे, ठीक यस है। सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना बच्चों आप? यस सर, मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके 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 ओके, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक,
अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये फोर्स जो है ये एक तरह से चार्जेस या स्टडी है, मैं कह सकता हूँ, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, ओके। हाँ, जो स्टैटिक होंगे वो रुके हुए होंगे, ठीक है, क्या होंगे, रुके हुए होंगे। रुके हुए होंगे। मतलब मूवेबल चार्जेस नहीं होंगे। जैसे अब करंट है ना बचा, तो उसमें चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं उसमें चार्जेस मूव नहीं करेंगे बल्कि रुके हुए चार्जेस की बात हो रही है, ठीक है। हम्म। अच्छा, इसके बाद जो इनके दरमियान स्टडी होगी ना, सॉरी, इसको इसको तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रो फिजिक्स हम कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स, जिसके अंदर हम इस सारे उसको पढ़ेंगे जिसमें ये रुके हुए चार्जेस की स्टडी या उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हम बिल्डअप करेंगे। और अगर एक चार्ज है आपके पास पॉजिटिव और ये किसी एक प्लेस पे रुका हुआ है, और दूसरा चार्ज है आपके पास नेगेटिव और ये किसी और प्लेस पे रुका हुआ है, तो उस टाइम पे ये जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डेवलप होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ। अच्छा, तो चार्जेस जो कि रेस्ट पर हैं उनके इन बिटवीन जो फोर्स हाँ होगी हाँ वो हाँ हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स ऑफ होगी। अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्जन भी हो सकती है, सही है ना। नाइस। उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो कूलम साइंटिस्ट था ना इनमें से, वो पहला ऐसा बंदा था जिसने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक क्वांटिटेटिवली लॉ दिया था बाकायदा तौर पे। यानी मैं कहूँ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, और अगर हम्म। एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ क्या होगी, रिपल्जन होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और टू सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन प्रोड्यूस होती है, उस फोर्स ऑफ यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्जन की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव क्रिएटिव। मेजरमेंट, यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से क्या मुराद है कि उसकी बाकायदा तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में ये चीज़ आप आइडेंटिफाई करें कि कितने यूनिट्स वो फोर्स लगेगी। यूनिट्स का मतलब क्या होगा, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, तो आप बताएंगे कितने यूनिट्स की ये जो फोर्स है वो लगेगी जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने यूनिट्स होगी, या दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो इतने यूनिट्स होगी। तो इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बारे में किसने बताया था हमें सबसे पहले, क्या कूलम्स नाम ने। था कूलम ने? हाँ, याद रहेगा। अब कूलम ने एक ये लॉ दिया था, और जो कूलम का लॉ था उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था, या फिर इसको कूलम्स लॉ के नाम से भी मशहूर है। तो इसने कहा था जो फोर्स होगी बिटवीन टू चार्जेस Q1 और दूसरा है Q2, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कब कब होगी, मतलब वो कहता है कि जितना चार्ज Q1 पे है और जितना चार्ज Q2 पे है, इन दोनों की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, इन यानी दोनों के। अमाउंट के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी Q1 और Q2 का मल्टीपल होगी। दूसरा वो कहता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन दो चार्जेस के दरमियान होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी R1 और R2 का, सॉरी, मैं यूँ कहूँ कि ये Q1 पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये पड़ा है Q2 नेगेटिव चार्ज, तो इनके फिर दरमियान क्या चीज उनके distance के बराबर होगी? बच्चे मैं कह रहा हूँ कि दो चार्जेस हैं ना आपके दरमियान, उनके दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, हमने ये पढ़ा है ना। उस फोर्स को हम यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। अब कूलम्ब ने हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दी थी कि जितनी वैल्यू Q1 की है, सपोज इधर है 2 माइक्रो कूलम्ब इसका चार्ज है, और 2 माइक्रो कूलम्ब है इसका चार्ज सपोज, तो Q1 की वैल्यू 2 यस। है, दूसरे की भी वैल्यू 2 है, तो जो फोर्स बनेगी वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड के मल्टीपल होगी।
टू टू ज़ार 4 हो जाएगा, तो 4 एक तो ये होगा। दूसरा उसने कहा था कि फोर्स उनके दरमियान जो डिस्टेंस आर होता है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जब मैं कहूँ कि स्क्वायर अब 2 है, तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो 4, अब यस, ये जो, फोर्स की हाँ, फोर्स अब लगी। ऊपर था Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स कूलम के। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें, तो आपके पास जो है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगा तो के वैल्यू आ जाएगी। इंटू Q1 था 2, इंटू Q2 था ये भी 2, ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट 1 आ जाएगा, या के आ रहा है इस केस में। बाकियों के केस में जो Q1 Q2 की वैल्यू होगी और जो स्क्वायर रेडियस होगा उसका इन्वर्स, उसका स्क्वायर लेके उसका इन्वर्स निकालेंगे, तो हमारे पास वो जो है ना फोर्स निकल आएगी इस तरह से। कुछ थोड़ा बहुत समझ आया? सर, मैं दोबारा क्यू समझाता वन हूँ। तो फोर्स ही हुई, और अपना आर भी तो फोर्स ही की डिनोटेशन है ना? नहीं नहीं, मैं दोबारा से देखते हैं, हम इसको ना यूँ कर लेते हैं। ये आपको ये रेड वाला एक छोटा सा पॉइंट चार्ज नज़र आ रहा है, इसके दरमियान है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और नेगेटिव ये बना रहा हूँ पर्पल कलर का। अब इन दो के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डेवलप हो जाएगी, बिकॉज दीज आर द अपोजिट चार्जेस, राइट। यस। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम F से डोनेट कर रहे हैं, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। ये बात ठीक है। तो कूलम्ब ने हमें इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दी थी कि आपकी इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान कितनी क्वांटिटी में फोर्स लगेगी, कितने न्यूटन की फोर्स लगेगी। उसने हमें ये जो वैल्यू दी थी उसके लिए एक इक्वेशन भी हमें प्रोवाइड की थी। उसने कहा था कि अगर हम एक फोर्स F जो है, जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इसको मैं Q1 कह देता हूँ और इसको मैं Q2 कह देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात आप बताएं कि जो Q1 है वो Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, यानी F1 जो है वो फोर्स लगा रहा है जो F2 पे, ओ सॉरी क्या कहते हैं, Q1 जो है वो Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम बोल रहे हैं F12। बात समझ आइए? यस। यानी कौन सा, 1 से मुराद क्या है, जो फोर्स लगा रहा है, 2 से मुराद क्या है, जिस पर लग रही है। आप इसके उलट भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप यूं कह सकते हो कि फोर्स जो Q1 पर लग रही है बाय Q2, तो उसको F12 लिख लें आप, दूसरे को F21 लिख लें, सही है। तो कोई डेफिनीशन आपने इस तरह से डेवलप होने वाली फोर्स की आपने ज़रूर बतानी है, याद रहेगा। यस सर। अच्छा, अब लाजमी सी बात है बेटे कि जब आपके पास एक फोर्स Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो Q2 भी Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको F21 कहेंगे। ये बात यस। समझ, हमेशा ये जो फोर्स है F21 और F12, ये एक दूसरे को ऐड अप करेंगी। देखो, वन, एक मैं यूँ कहूँ कि इसकी सादा एग्जांपल ये है कि बच्चे कि आप अगर अपने राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड के दरमियान एक रबड़ पकड़ के दोनों साइडों को दूर खींचें, तो वो दोबारा वापस अपनी शेप को रीगेन करना चाहेगा ना, री अट्रैक्ट होगा ना। तो बिल्कुल इसी तरह चार्जेस भी तो अपने पास अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर राइट हैंड को लेफ़्ट के करीब लेके आएंगे तो जो है ना वो आपके पास मतलब फिर भी लेफ़्ट को हिलाना ज़रूरी होता है। अब किसी एक को भी दूसरे के करीब लेके जाएंगे तो फिर भी वो काम हो सकता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। देखो ना, रबड़ है बीच में, रबड़ का आप खींचें राइट वाले हैंड को दूर, फिर भी स्ट्रेचिंग तो होगी। अच्छा, राइट को आप कांस्टेंट कर लें, लेफ्ट वाले को खींचें, फिर भी स्ट्रेचिंग होगी। मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है।
नॉट द इंडिविजुअल चार्जेस इन अ सेंस, हम यूँ कहें कि उनकी वैल्यू पर भी डिपेंडेंट है, नो डाउट, क्योंकि अब चार्जेस में रबड़ का केस थोड़ा सा और हो जाता है, चार्जेस में तो बाकायदा तौर पर चार्ज ही अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है, बात समझ रहे हो? तो Yes. हाँ जी, तो ये जो है ना इस केस में आपके पास ये होगा कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर उसकी वजह से हम इन फोर्सेस के नाम देते हैं। F12 जो है ये वो फोर्स है जो चार्ज 1 पर 2 की तरफ से लग रही है, ठीक है, और F21 जो है वो फोर्स है जो चार्ज 2 की तरफ से 1 पर लग रही है। याद रहेगा? यस सर। सर मुझे मतलब समझ आ गई ये, मतलब हाँ। जो मैग्नीट्यूड होगा ओवरऑल फोर्स का वो हम्म। पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और बिल्कुल। जो सा डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। हाँ, ये चीज़ आपने मेरे ख्याल से स्टेटमेंट को खुद ही पढ़ लिया है, मैंने वर्डली तो नहीं बताया। बाय द वे मेरा समझाने सर का नहीं, पर्पज़ अब यही था। हाँ। इनवर्सली स्क्वायर भी, सॉरी हाँ, स्क्वायर स्क्वायर के भी मैंने इन्वर्सली विद द देखा। डिस्टेंस, मैंने इधर मैंने स्क्वायर ही लिखा है, देखो ना। डिस्टेंस अगर मैं ऊपर दोबारा ड्रॉ चेक कराऊँ आपको, तो ये 2 था मैंने लिया हुआ था, उसका स्क्वायर लिया मैंने, 4 आया, और फिर मैंने इधर जो वैल्यू पुटअप की थी वो 4 ही पुटअप किया था यहाँ पे। नज़र आ रहा है? यस सर, मैं अब देख रही हूँ। हाँ जी। अच्छा, अब अगर दो सिमिलर चार्जेस होंगे, ये तो है, मतलब एक अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों की म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर दो सिमिलर चार्ज आ जाते हैं, जैसे पॉजिटिव है और इधर फिर पॉजिटिव है, तो ये इधर भागेगा बिकॉज ऑफ द फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वन फोर्स। इसको अगर वन कहें, इसको टू कहें, तो टू जो है वो वन पे जो फोर्स लगाएगा उसकी वजह से ये इधर होगा। इसी तरह वन जो है वो टू पे जो लगाएगा उसकी वजह से क्या होगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में उल्टे रुख में जाएगा। सही है ना, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई है और ये उल्टे रुख पे जा सकता है, यानी दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर मूव करेंगे। बात समझ आइए? यस। और डिस्टेंस जो काउंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट होगा, जो आर होता है। सही है, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना एक तरह से पॉइंट चार्जेस का। इसकी डायरेक्शन होती है, इसमें मैंने आपको बताया है कि ये रेड वाला, ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है तो यूं होगा, तो दूसरा भी इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे की तरफ आ जा रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पे एक इस साइड पे था, राइट साइड पे, और दूसरा जो था वो लेफ़्ट साइड पे उसको धकेल रहा था, मतलब प्योरली अपोजिट फॉर्म में थे। और अगर हम ज़रा बच्चे इसकी वैल्यू देखते हैं, मैं बुक की रीडिंग करने लगा हूँ लाइन की लास्ट में, अगर आप आएँ पेज नंबर आप आ जाएँ ज़रा, कौन से वाला पेज है, 4 नंबर पेज, पेज 4 यस सर। में आपके पास वो इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, पहले इक्वेशन ए इसका नाम दिए। फिर बी ऑप्शन क्या था जिसमें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्केयर। फिर उसने कंबाइन किया है Q1 Q2/r² को। फिर के Q1 Q2/r² हो गया, के इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब नीचे जो लाइन लिखी है उसमें उसने लिखा हुआ है कि वेयर के इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ द यूनिट यूज्ड एंड द मीडियम ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पर बच्चे आम तौर पर एक क्वेश्चन दे भी देते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या देते हैं, वो आपको यही क्वेश्चन देते हैं कि अपॉन व्हाट फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स। सही है, जो कौन से, That is the system of units and the medium between the charges. हाँ हाँ, तो मीडियम पर भी डिपेंडेंट है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंडेंट है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस Q1 एंड Q2 आर assumed टू बी द पॉइंट आर लोकलाइज्ड चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होगा, हैविंग अ स्पेसिफाइड लोकेशन विद अ टीनी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका ये नहीं होगा कि वो को बहुत बड़ी सी चार्जेस ऐसे वाली फॉर्म है जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन भी नहीं आ पाएगी। याद रहेगा? Yes. अच्छा, इसके बाद किधर गया यार मेरा सेल, एक मिनट ठहर जाओ बच्चा। अच्छा, इसके बाद अगर आगे की लाइन हम देखते हैं ज़रा, तो वो क्या लिखी हुई है, आगे बता रहा है कि स्मॉल भी होंगे और डिस्टेंस भी होगा। इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वी यूज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। और 11.1 ए फिगर को अगर आप देखें तो जो पीछे लिखी हुई है, अब ज़रा पीछे जाएं पेज पे,
आपको यहाँ पे एक फिगर जो है नज़र आ रही है 11.1 के अंदर। अगर आप इसका ए पार्ट देखें, उसमें आपको पहला पॉइंट जो नीचे नज़र आ रहा है थोड़ा सा, वो Q1 लिखा हुआ है और रेड बॉक्स के अंदर प्लस का साइन है। और ये जो Q1 है जो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सॉरी इसका डिस्टेंस जो है वो R12 है, चूँकि R1 से शुरू होकर 2 की तरफ जा रहा है तो R12 गैप है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो Q2 के ऊपर लग रही है बाय Q1, यानी जिस पर लग रही है उसको हमने पहले लिखा है F21। ठीक हो गया, जिस पर लग रही है उसको हमने पहले लिखा है F2 पे लग रही है तो Q2 पे लग रही है तो F21 लिखा है, ठीक है। अब बी फिगर को देखें ज़रा, इसके अंदर भी Q1 और Q2 हैं, लेकिन अब क्या है कि Q2 जो है ना वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, यानी 1 पर लग रही है फोर्स, तो फोर्स पे लिखा हुआ है कि F12 1 पर लगने वाली फोर्स बाय Q2, तो F12 लिख दिया इसने, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जो लिखा हुआ है R21, यानी कि जो 2 से शुरू होकर 1 की तरफ जा रहा है R21। ओवरऑल दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है दैट इज द R सिंपल। अब आप अगले पेज पर फिर से आ जाएं जहां से हमने छोड़ा था। अब मैं वो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, वो लिखता है कि इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वी यूज यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब वो कहता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना जो इम्प्लीमेंट होगी, अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो हमेशा हमेशा उस एक्सिस पे लगेगी जो लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई है। ये नहीं होगा कि वो एक्सिस से हट के इधर उधर कहीं लगेगी। सही है, बात समझ आइए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको एग्जांपल में अगर लिखूं तो कैसे होता है, मैं ज़रा देख देता हूँ कि देखो आपके पास एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, दूसरा चार्ज ये है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ हो, बल्कि सीधी लाइन होगी जो एक्सिस के ज़रिए से ज्वाइन कर रहे हैं। याद रहेगा? यस सर। ओके। इसके बाद अगर आप देखें कि इफ़ R12 इज़ द यूनिट वेक्टर जो कि पॉइंट करता है फ्रॉम चार्ज Q1 टूवर्ड द चार्ज Q2। बात समझ आइए, यानी 1 2 जो है वो कह रहा है कि यस वो 1 सर। से शुरू होकर 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2 इन द वेक्टर फॉर्म इज, अब वो कौन सी फोर्स है ज़रा देखें तो F21 होगी, ठीक है। R के लिए 1 2 हो रहा है, F के लिए क्या यूज़ हो रहा है 2 1, उल्टे हैं R और F आपस में, यस ठीक। 1 2 और फिर 2 हाँ 2 1 1, ऑलराइट। ठीक हो गया। जिसमें अच्छा फिर उसके बाद इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट वाला, तो इफ़ वी हैव सिमिलरली R21 जो है इज द यूनिट वेक्टर जो पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टूवर्ड द Q1, जो 2 से शुरू होकर किसकी तरफ जा रहा है Q1 की तरफ जा रहा है, याद रहेगा। और इसके जो लगने वाली फोर्स होगी वो कितनी होगी भला, आप बताओ कौन से वाली होगी, उसको हम कौन सा नंबर देंगे, नाम देंगे। 1 2। F12 बिल्कुल ठीक है, 2 1 से F12 होनी चाहिए। तो ये वो सर वाली आपकी आवाज़ फिर रोबोटिक की, आपने क्या बच्चा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि F12 ही होनी चाहिए। हेलो सर, अभी आपकी आवाज़ नहीं आ जी बच्चे मैं रही, कह रहा हूँ। बिल्कुल अभी अभी नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो जी बेटे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली आ रही है मुझे। सर, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यार एक मिनट मैं देखता हूँ फिर से। सर अभी आपकी मुझे हल्की सी आई है, आपने बोला मैं देखता हूँ फिर से। हाँ मैं यही देख रहा हूँ। सर अभी मुझे नहीं आई आपकी आवाज़, पता नहीं एक क्यों। मिनट बच्चे, एक मिनट, सिर्फ नूर एक दो मिनट ठहर जाओ, अभी चल पड़ा होगा। सर अभी आई है, आपने बोला हाँ अभी बिल्कुल फ्रीक्वेंट बच्चे मैं नॉर्मल चल पड़ा होगा। देखता हूँ। आप हाँ, अभी आवाज़ आई है।
अच्छा चलें, बस वो तो मैं आपको बता रहा था बेसिकली डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है आपकी कि फिर आवाज खराब हो गई आपकी। सर फिर आवाज खराब हो गई है आपकी। अस्सलाम वालेकुम, ये बच्चों क्या आवाज़ नहीं है आ रही है। वैसे? हम्म? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ अच्छा रही है। ठहर आप जाओ पता ठहर नहीं जाओ क्या ठहर जाओ ठहर रोबोटिक जाओ। लैंग्वेज में बोल रहे हैं। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अभी कुछ बेहतर हुई है आवाज़। हाँ अब आई है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था अगर ये चार्ज Q1 है और द सेकंड वन इज़ Q2, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में हो। नो, फोर्स हमेशा ये लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई जो इस पे होगी। ठीक है ना, सीधी लाइन में फोर्स लगेगी। सर आपकी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है। अच्छा, मैं दोबारा दिखाता हूँ। अभी भी नहीं हो रही है, ये हो रही है। फिर आपकी आवाज भी रोबोटिक हो गई है भाई। ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। नूर, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्मूथ आ रही है मेरे पास। मुझे ये बताओ, स्क्रीन रोबोटिक शेयर हो रही है? अभी ठहरो। भी आ रही है। हेलो। सर अभी आपने बोला कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, यही कहा था, मैं दोबारा रीशेयर करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। जी बच्चा, एक मिनट ठहर जाओ, ये हौसला करो। हेलो हेलो हेलो। ओके। हेलो। हाँ जी बच्चों, आवाज़ जा रही है? नूर, इसको चलना तो चाहिए यार। जी सर आवाज अब आ रही है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर की है, वो आपको पता नहीं शो कब होगी। सर अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा चले, मैंने स्क्रीन तो शेयर की है, नहीं बताएं। सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ हाँ, अब इधर से शो नहीं क्यों हो रही है? आप इसी मीटिंग में रहिएगा ना, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठहरो। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। रही। मैं इधर ही हूँ। आ रहा है। जी, तो मैं ये बच्चे कह रहा था कि ये आपके पास Q1 पड़ा हुआ है ना, तो Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स है वो किसी यानी कि साइड वाले पाथवे से नहीं लगेगा, बल्कि स्ट्रेट लाइन जो है, जो Q1 और Q2 के सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन पे लगेगा ये फोर्स, लगेगी मतलब। याद रहेगा। हम्म। अब हमने जो बुक के ऊपर 11.2 इक्वेशन और 11.3 इक्वेशन निकाली है, अगर हम उस ऐसे नहीं लगता ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। नहीं, इसको भी आप कह सकते हैं, ज़ाहिरी बात है। तो जहाँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लाजमी सी बात है ना, उसकी वेज जो है वो रेज वो पावरफुल होंगी उस एरिया में, इंस्टेड ऑफ यानी उसकी एक सर्कुलर फॉर्म। सही है ना, मतलब सीधा सीधा उसको शॉर्ट पड़ेगा ना, तो इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा उस वे में, या रिपेल कर लेगा। यस सर। हाँ जी, F21 जो है ना वेक्टर, वो किसके इक्वल है आपके पास? के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। और इसके साथ जो आर कैप है ना, वो आएगा आपके पास 1 2 वाला। सही है। अब हमारे पास जो F21 के अलावा F12 है, वो इक्वल हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर उसका स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर कैप आएगा आपके पास, वो R21 वाला आएगा, ये वाला। याद रहेगा। यस सर। अब बच्चे, अगर हम थोड़ा सा गौर करें, तो ये जो है आपके पास R21 और R12 का कैप, दीज बोथ आर द यूनिट वेक्टर्स, दीज बोथ आर द, यूनिट वेक्टर्स। एंड दीज आर जस्ट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। जस्ट वेट अप, मैं रिफ्रेश यस। कर रहा हूँ बोर्ड को। एक मिनट बस।
आपको कह रहा था कि F12 जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो किस पे लग रही है, K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर है, और ये इसके अंदर जो R कैप है वो R कैप 21 वाला है। फिर हमने कहा था कि जो F की आपके पास 21 है वाली फोर्स है ना, उसका वेक्टर जो है वो इसके इक्वल रहेगा K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर और R जो है वो 1 2 और उसका कैप। अब यहाँ पे मैं आपको जो बच्ची बात बता रहा था वो ये थी कि आपके पास R12 और R21 कैप ये बहुत क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। ये क्या हैं, यूनिट यूनिट वेक्टर। वेक्टर। हाँ जी, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये दोनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं आपस में क्या करते हैं, जब R12 और R21 जो है इनकी अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो नेम इंडिकेट कर रहा है इनकी मैग्नीट्यूड जस्ट 1 होती है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। डायरेक्शन में क्या होंगे, एक दूसरे के, लाजमी सी बात है ना, जो R21 है वो R12 के अगेंस्ट ही होगा ना, उलट ही फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, हाँ फिर माइनस आ जाएगा इस हाँ वजह से। माइनस आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर बाकी ये वाली वैल्यू देखें के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम बस रहेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होने opposite की वजह से direction। एंड पे हाँ जी, माइनस आ so जाएगा। we can conclude that the force vector F12 is purely equivalent and equal in magnitude to that of F21। याद रहेगा। यस सर। तो बच्चे बस यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, उसको हमने दो डिफरेंट चार्जेस पे अप्लाई करके चेक भी किया। तो इसके बाद अगर हम ये कहें कि वो लिख रहा है इसमें कन्वेंशन की डिस्कशन कर रहा है, हम उसको अगर देख लें तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2, जो Q2 पर, तो कन्वेंशनली हम उसको F21 लिखते हैं। तो ये उसने एक बड़ी प्यारी सी बात बता के क्लियर कर दी है कि हमारी कोई लाजमी और फ़र्ज़ी बात नहीं है कि पहले वाली चार्ज पर दूसरे वाले को जो लगने वाली फ़ोर्स होती है उसको हम F21 कहेंगे, बल्कि हम ये अपने हैंड पे या कन्वेंशन के उस पे हम लिख रहे होते हैं, उसको हम F12 भी कह लें तो कोई इशू नहीं है, बस आपकी स्टेटमेंट्स ठीक होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। अच्छा इसके बाद अगले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 5 यहाँ पर, तो एक लाइन लिखी हुई है, द कांस्टेंट के कैन बी जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ज़रा बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है इसमें आप देखें तो ये जो के लिखा हुआ है, के अंदर जो के है ये इनफैक्ट आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 1 ओवर आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ होती है। जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बेसिकली परमिटिविटी को कहते हैं। किस चीज़ की परमिटिविटी, मैं बताता हूँ आपको कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आमतौर पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का जो वर्ड है इट सेल्फ हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द परमिशन से, जो परमिट हम करते हैं किसी भी चीज़ को। तो क्या मतलब है, अगर ये चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँ कि ये Q2 है, तो Q1 और Q2 जो है इनके दरमियान यहाँ पे अगर कोई प्रेजेंट है एयर, या आप क्या करें कि दरमियान में बुक रख दें, इधर Q2 हो आपका, इधर Q1 हो, तो ये भी एक नई चीज़ आ गई। तो Q1 Q2 के दरमियान यहाँ पे आप कोई वुडन बॉक्स रख दें, वुड वगैरह, तो ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप विद इन द टू चार्जेस प्लेस करते हैं, द एबिलिटी ऑफ दैट स्पेस और दैट मटेरियल टू परमिट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोज टू चार्जेस, यानी किस तरह की या कितनी क्वांटिटी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन रखेगी, जब हम एयर रखेंगे या कुछ नहीं रखेंगे तो एयर ही होगी, या जब हम कोई पेपर रखते हैं तो क्या होगा, जब हम मेटल का पीस रखते हैं तो क्या होगा। तो परमिटिविटी जो है ना ये डिफरेंट होगी, चेंज होगी। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना, ये हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक होती है, जो कि हमें लिटरेचर में मिल जाती है।
ठीक है, तो आमतौर पे जो परमिटिविटी एक्सपेरिमेंटली जो मेजर की जाती है दैट इज़ 8.85 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने मेमोराइज कर लेनी है चीज़ें। और उसके बाद फिर अगर आपको कोई चार्जेस बता दे Q1 और Q2, तो आप के की वैल्यू जो फाइनल जाके निकलती है पाई और एप्सिलॉन नॉट और 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास 9 एक्सपोनेंशियल 9। ये बहुत ही ईजी वाली याद करने का तरीकाकार है। के किसके इक्वल होता है? 9 इंटू 9, सॉरी 9 इंटू 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। याद रहेगा? सर ये एप्सिलॉन नॉट की भी अलग से याद करनी है? हाँ हाँ बिल्कुल याद करनी है ना बेटा। अब चार्जेस तो चेंज होंगे बट दैट इज़ अ कांस्टेंट बिकॉज दैट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज द के, और के एक कांस्टेंट था प्रोपोर्शनैलिटी का। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट वेरी कर सकती है, लेकिन आपको बस मेजरली जनरल जो उन्होंने दे रखी है एयर की वो आनी चाहिए। यस सर। अच्छा बच्चे, इसके बाद बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, फिर मतलब छोटा सा टॉपिक नहीं है, इनफैक्ट इसी की ही वो छोटी सी पोर्शन ही समझ लें आप है। इसमें वो कहता है कि अगर देखो ना, हमने जो न्यूटन या कूलम की जो फोर्स बनाई थी वो क्या थी? एफ जो थी वो किसकी इक्वल थी? किसी भी मीडियम की जो फोर्स होगी वो हम लिखते थे एफ को के Q1 Q2 और आर का स्क्वायर। सर एक, ये टॉपिक अगले पेज पे भी है वैसे। हाँ अब सुन लें, छोटा सा है बिल्कुल। अब हम कोई ओके। भी मीडियम जो है वो ले लेते हैं, तो आपको पता है हमने के की वैल्यू पुट करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये सारी चीज़ वही लिखी थी। अब मीडियम ऐड करेंगे तो एयर के अलावा एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ मीडियम। ये कोई हमें निशानी लगा दे। अब देखो एयर तो दो चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट है ही है, तो एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा। एडिशनल क्या चीज़ हो सकती है आपके पास? वो एयर हो सकती है, सॉरी क्या कहते हैं, पेपर हो सकता है, बुक हो सकती है, लकड़ी हो सकती है। तो उसके लिए अलग से? उसके लिए हमें हाँ एक जो है ना एप्सिलॉन आर जो है वो एक अलग से लगाना पड़ेगा। एप्सिलॉन आर है या खाली एप्सिलॉन लिखा हुआ है इसने? उसने एक मिनट, इधर मीडियम की ना अगले पेज पे दी होगी वो। सर 11.5 वाला 11.6 वाले की बात कर रहे हैं? किसकी? इक्वेशन की? मैं यस। 11.7 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उससे भी आगे, एक सेकंड हाँ जरा। जरा, सारी की ओके। सारी इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक सिर्फ एप्सिलॉन ई लगा हुआ है, और सॉरी आर लिखा हुआ है उसके साथ। हाँ हाँ हाँ, ये नीचे। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ अटैच हुई है बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा मीडियम की वजह से बस अटैच हुई और है। सर फिर वो यूनिट वेक्टर भी लगा दिए इन्होंने वो साथ में, तो जनरल डायरेक्शन सा को आर डिफाइन लगा करने दिया, के लिए। 1 2 नहीं लगाया उन्होंने, हाँ। ठीक है ना। तो जो भी उनके दरमियान yes। डिस्टेंस आर होगा तो उसकी बेस पे बात कर रहा है ये। अब वो कहता है कि हमें देखो ना इस चीज़ का तो नहीं पता एप्सिलॉन आर का, नहीं ना पता। तो नो। एप्सिलॉन आर हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो एप्सिलॉन आर के जो है वो 11.6 से निकलेगी कि एप्सिलॉन आर जो है वो किसके इक्वल होगी? एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। मतलब पिछले एप्सिलॉन पेज नॉट है वाले। जब कोई मीडियम नहीं था तो वो परमिटिविटी, और जब आपने वो मीडियम रखा है तो उस टाइम क्या परमिटिविटी थी, उनकी आपस में रेशो निकाल लेंगे तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। हम्म। मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ बच्चे। हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब आपके पास कोई मटेरियल नहीं था, जस्ट Q1 और Q2 एयर के अंदर बिटवीन पड़े थे, मतलब एक तरह से, तो उस टाइम हम एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं। पर अगर हमने मीडियम डाल लगा दिया है तो तो फिर जाहिर हमारे बात है फिर पास चेंज तो एफ होगा, लेकिन एम ई हमें भी। वैल्यू नहीं पता होगी। यस, तो फिर वो जो उसके न्यू लिए हम मीडियम की आएगी, सेपरेटली। हाँ, तो अब वही चार्जेस आप रख के उसके दरमियान जो उसको रेशो निकाल लेंगे, जो मतलब आपकी दो पहले चार्जेस के दरमियान जो एप्सिलॉन नॉट एयर की फॉर्म में थी, उनकी और जब आप नीचे करोगे फिर तो वो उस मीडियम डिस्टेंस। की परमिटिविटी आ जाएगी। हम्म। तो बस सिंपल है, आप इसको मेमोराइज कर लें कि एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या जो एडिशनल परमिटिविटी को आप लिखते हो वो आ जाएगी। तो बच्चे सर बस अब ये जो आखिरी इन्होंने लाइन लिखी हुई है एफ मीडियम, फिर एफ वी ए सी क्या है? वैक्यूम, और एप्सिलॉन आर।
वैक्यूम वैक्यूम के लिए ये वाली है। हाँ, तो मतलब जो वही एयर मैं लिख रहा हूँ और आप वैक्यूम ये कह रहे हैं ना, एप्सिलॉन नॉट और सॉरी एप्सिलॉन नॉट अच्छा, वाली ये वन। हाँ पिछले वाली बात कर दी कि हाँ, जिसमें ये मतलब इसको एयर लिख रहा आ है रही है तो वैक्यूम। उसमें Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और वो हाँ, तो यूनिट वही वेक्टर चीज़ अलग डिस्कस से कर। हाँ हमें मल्टीप्लाई नहीं किया ना। जी जी जी। ये बच्चे देखो ना, इसको अलग कर रहा है जो मैं आपको ये लिख के बताऊँ, ये है वैक्यूम वाली है। एप्सिलॉन नॉट भी है और बाकी चीज़ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर उसी तरह जो मैंने डैश में लिख दिया। याद रहेगा। यस, यस सर, याद रहेगा। तो ये हमारा इसका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसमें एग्जांपल नंबर 1 और 1.1 11.1 के ना एक एग्जांपल और एक असाइनमेंट है, ये आपने दोनों करनी है, अब देखनी भी है। सही है। अच्छा सर, एक चीज ये कि अच्छा, इसने के की वैल्यू अलग से नहीं लिखी नहीं, के के की यहाँ वैल्यू पे नहीं देगा। मेंशन भी नहीं ये किया। के की वैल्यू पीछे आपके पास जो अभी जो कैलकुलेट की है ऊपर पेज नंबर 5 पे देखिए ऊपर, कूलम्ब लॉ नहीं एंड सर, उसने मटेरियल यहाँ मीडिया पे से पुट पहले। ही नहीं की कहीं पे भी। तो उसने परमिटिविटी की वैल्यू तो पुट की है ना, 9 × 9 वाली, वही के की वैल्यू है। नहीं, के निकाला हुआ जो है यार, खुदा के बंदे। नहीं नहीं, वो सर वो तो निकाला हुआ है, हम्म। पर एक सेकेंड, एफ हाँ के अंदर ही के आ जाएगा ना। अगर एफ को अगर हम खोलेंगे तो फिर वो के भी यहाँ पे लिखा जाएगा, हाँ, तो क्यू वो वन क्यू जी। टू भी लिखा जाएगा और आर स्क्वायर भी। हाँ और एप्सिलॉन नॉट तो वैसे अलग से सेपरेट चीज थी, तो उसको उन्होंने अलग से यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, समझ हाँ आ गई मुझे। हाँ ना, तो इजी हो जाएगा, अभी कर लोगे, कोई इशू तो नहीं है। एप्सिलॉन इन्होंने आर दिया है, ठीक है, समझ आ गया। एप्सिलॉन और वैसे यार पीछे सिंपल कोई अदर एप्सिलॉन है, मीडियम है तो वो आएगा तब, और अगर समझ कोई आ मीडियम गया नहीं है मुझे। वैक्यूम है तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आएगा बस। अब जब कोई और मीडियम आ जाए तो एयर तो फिर भी प्रेजेंट होगी ना, तो एप्सिलॉन नॉट तो हम्म, रहेगा ही रहेगा, साथ में एप्सिलॉन और ऐड हो जाता है। हम्म। क्लियर। यस सर, क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ भी आपके ज़िम्मे लगा देता हूँ मैं, ठहर जाओ। और वो है आपके पास बचे ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, किधर गया। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं बताता हूँ, ठहरो ठहरो। ये न्यूमेरिकल्स में से आप ऐसा करें ना, यस। आप न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें। बस यस, ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने 1। जौन से करने हैं। अच्छा, हाँ, एग्जाम्पल 1, न्यूमेरिकल 1 और असाइनमेंट 1, ये तीनों पहले आपने करनी है, ठीक है। 1 मैंने अपना होमवर्क लिखा, हाँ, असाइनमेंट अब कल क्लास से भाग ये नहीं मैंने जाना करनी है। कि काम ज़्यादा आ गया तो कोटा पूरा हो गया, नहीं, दौड़ना।